सोक्रेटिस एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी का एक तरीके से आप कह सकते हो सबसे बड़ा नाम, जहाँ से पूरी ग्रीक फिलॉसफी, पूरे स्टोइसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से स्टार्ट होता है। जिस तरीके से उपनिषद में भी आप देखोगे तो एक डायलेक्टिकल मेथड यूज होता है, जहाँ पे जो ऋषि है वो जो उसके सामने बैठा होता है शिष्य, उसके साथ बात करते हैं। एक डायलेक्टिकल मेथड होता है गुरु शिष्य के बीच में। वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट आप देख पाएंगे जब आप एंटर करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी में, स्टोइसिज्म में, जो वैसे तो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एंशियंट ग्रीस। अपने जाने माने सबसे बड़े नाम सोक्रेटिस, जिसको आप सुकरात के नाम से भी जानते हैं, उनके और उनके शिष्य प्लेटो के लिए। तो आज हम उसी स्टोइसिज्म की एक बहुत ही फेमस फिलॉसफी को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको प्लेटो का दिया हुआ सबसे फेमस कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा और साथ ही साथ जो उनके गुरु थे सोक्रेटिस, उनसे रिलेटेड भी एक डायलेक्टिकल कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू हम एनालाइज करेंगे प्लेटो के उस बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट को और फिर उसे नॉन डुअलिटी से रिलेट करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो और सोक्रेटिस क्या कहना चाहते हैं स्टोइसिज्म के माध्यम से। मैं बात कर रही हूँ प्लेटो के बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट विच इज प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव के बारे में। जी हाँ, आपने सुना होगा कि प्लेटो को हमेशा अपने केव के कॉन्सेप्ट से बहुत प्यार रहता था और वो जब भी अपनी फिलॉसफी को एक्सप्रेस करते थे तो वो केव को जरूर लेके आते थे, केव का एग्जाम्पल जरूर लेते थे। तो वो कौन सा केव है जिसके बारे में प्लेटो बातचीत करते थे और उस केव के कॉन्सेप्ट को कैसे हम सोक्रेटिस के डायलेक्टिकल मेथड के साथ इंटर रिलेट कर सकते हैं, ये सब आज हम फिगर आउट करेंगे। तो ये जो केव है ये एक्चुअली में एक, आप कह सकते हो, एक मेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको बेस मान के अपनी बाकी फिलोसॉफिकल थ्योरीज एक्सप्रेस करते थे प्लेटो। तो क्या कह रहा है प्लेटो का ये एलेगरी ऑफ केव, प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव विच सर्व्स एज अ टाइमलेस मेटाफर। गौर कीजिएगा, टाइमलेस मेटाफर, ऐसा मेटाफर जो कि टाइमलेस है, तो इसका मतलब हर टाइम में आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो रोमन एम्पायर में या ग्रीस एम्पायर में उस टाइम के जो लोग थे वही एनालाइज कर सकते हैं और अभी हम 21st सेंचुरी में इंडिया में बैठ के एनालाइज नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर किसी के लिए एक मेटाफर बन जाता है। फॉर द जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज एंड ट्रुथ। तो ये जो केव है बेसिकली ये एक जर्नी को दर्शा रहा है, एक जर्नी के लिए मेटाफर बन रहा है, एक ऐसी जर्नी जो कि इंसान की चेतना कहीं ना कहीं पूरा करती है, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज एंड ट्रुथ। जो आप वेदांत में देखते हैं, अद्वैत वेदांत में देखते हैं, जो दो तलों की बात होती है, व्यवहारिक तल और पारमार्थिक तल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने 3 लेवल्स की बात करी है रियलिटी की, जो अद्वैत वेदांत डिस्क्राइब करता है। जो सबसे लोएस्ट होता है वो होता है प्रातिभासिक, उसके बाद आता है व्यवहारिक और उसके बाद आता है पारमार्थिक। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो इग्नोरेंस का तल बताया है, यहाँ पे इग्नोरेंस का लेवल बताया है प्लेटो ने, इसको आप इक्वेट कर सकते हो प्रातिभासिक और व्यवहारिक तल से। प्रातिभासिक मतलब इमेजिनरी, कल्पना में जो भी आता है वो लोएस्ट होता है क्योंकि वो कल्पना है, ट्रुथ नहीं है। और उसके बाद आता है व्यवहारिक लेवल जो कि रियलिटी की बात करता है, जो आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, बेसिकली जो जागृति जिसकी बात करता है। तो व्यवहारिक को आप जागृति के तल से भी एसोसिएट कर सकते हो। जो ओम की फिलॉसफी में मैंने आपको कॉन्शियसनेस के 3 स्टेट्स बताए थे, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तो उसका जो जागृति वाला तल है उसको आप इक्वेट कर सकते हो फ्रॉम द व्यवहारिक लेवल। अगर आपने ओम वाली वो फिलॉसफी चेकआउट नहीं की है तो इस वीडियो में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और जो काल्पनिक तल है, जिससे प्रातिभासिक तल भी बोला गया है वेदांत में, उसे आप इक्वेट कर सकते हो स्वप्न अवस्था के साथ। दोनों ही लेवल्स अगर आप देखें तो दोनों ही ट्रुथ नहीं है, दोनों ही तुरीय नहीं है, एक तरीके से पारमार्थिक नहीं है। तो ये जो जर्नी होती है एक कॉन्शियसनेस की फ्रॉम द
व्यवहारिक और प्रातिभाषिक लेवल, जिसे आप इग्नोरेंस का लेवल कह सकते हो, वहां से टू द लेवल ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, जिसे आप पारमार्थिक लेवल कह सकते हो। तो ये जो जर्नी है इससे डिफाइन कर रहा है कहीं ना कहीं ये जो फिक्शनल केव प्लेटो डिफाइन कर रहे हैं वो, कि एक केव है, ठीक है, एक पुराना केव है जो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, कि उसमें जो बंदी है ना उन्हें कुछ इस तरीके से कैप्चर करके रखा गया है कि उन्हें कुछ जो टॉयज हैं है ना, जिन्होंने उन्हें बंदी किया है, वो उन टॉयज की एक तरीके से परछाइयों को एज अ रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं दीवार में, ठीक है, जो एक पर्दे की तरह काम कर रही है, जैसे मूवी में पर्दा होता है ना, तो वैसे आप इमेजेस देख पाओगे कि यहाँ पे ये जितने भी बंदी हैं, जिसने उन्हें बंदी बनाया है उसने इतने सालों से कुछ इस तरीके से बंदी बना के रखा हुआ है कि जैसे पर्दे में पिक्चर दिखाई देती है ना, वैसे ही वो उन लोगों को कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो पिक्चर्स हैं वो है रियल नहीं, लेकिन वो लग रहे हैं रियल उन बंदी लोगों को, क्योंकि उसके अलावा कुछ और देखा ही नहीं है जब से वो उस केव में बंदी हैं, या आप कह सकते हो कि हो सकता है पैदा ही वो उस केव में हुए हैं कुछ इस तरीके से, कि वो बंदी ही थे जब से उन्हें कैप्चर किया गया, जब से वो पैदा हुए, और तब से उन्हें कुछ इस तरीके की रियलिटी दिखाई गई उनके सामने जो एक्चुअल नहीं थी, लेकिन लग रही थी कि ये तो वही रियलिटी है जो सच होगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो उन बंदी लोगों ने और कुछ देखा नहीं है। वो है एक रिफ्लेक्शन ही, वो कोई रियल सूरज नहीं है जिसकी रोशनी से वो इमेज बन रही है और फिर दिखाई दे रही है, नहीं। वो सूरज भी एक फेक सोर्स है, वो जो रोशनी है जिसकी वजह से वो इमेज बन रही हैं, वो इमेजेस बन रही हैं केव की वॉल्स में, वो रोशनी का सोर्स भी एक तरीके से मैन मेड है। मैन मेड भी किसके द्वारा होगा? ऑब्वियसली जिसने बंदी बना के रखा है उन कैदियों को, उसके द्वारा ही वो सोर्स भी जो है जलाया जा रहा होगा। तो आगे प्लेटो डिस्क्राइब करते हैं कि just as the freed prisoner emerges into the light, grappling with the shock of a broader reality, those who leave the church often confront unsettling truths that challenge their prior world view. Okay. तो यहाँ पे साफ साफ चर्च को, अब अभी की नज़रों से आप देखोगे तो जो लोक धर्म है, जो पॉपुलर धर्म बन गया है हमारे आसपास, उसको आप चर्च से कंपेयर कर लो, जो उस टाइम भी प्लेटो को चर्च में दिख रहा था कि जो चर्च की सत्ता है वो थोप रही है लोगों पे। तो क्या कह रहे हैं प्लेटो कि जस्ट एज द फ्रीड प्रिजनर एमर्जेस इनटू द लाइट ग्रैपलिंग विद द शॉक ऑफ अ ब्रॉडर रियलिटी, कि जिस तरीके से वो जो मेरा केव है ना जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, उस केव से अगर किसी प्रिजनर को है ना बाहर छोड़ दिया जाए, जिसने पहली बार जो जिंदगी को देखे है ना, जो जस्ट अभी अभी केव से बाहर निकला है, एक फ्रीड प्रिजनर है, तो जिस तरीके से जब वो बाहर निकलेगा और असली सूरज से आई हुई रोशनी को देखेगा, असली सूरज से बनने वाली परछाइयों को अपने आसपास देखेगा, असली सूरज की रोशनी जब असली पेड़ों पे पड़ती है तब जो रियलिटी दिखाई देगी उसको, जब वो उसे देखेगा और तब जो उसको शॉक पड़ेगा कि अरे ये ऐसी भी रियलिटी हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था केव के अंदर, मैं तो पता नहीं कौन सी फेक रियलिटी देख रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि रियलिटी ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बस 3-4 इमेजेस दिखाई दे रहे हैं वॉल में, ये तो पूरा का पूरा प्लैनेट में देख पा रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा एक नई पॉसिबिलिटी है जिसने रास्ता खोल लिया है मेरे सामने, वो मैं देख पा रहा हूँ। तो प्लेटो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो फ्रीड प्रिजनर होता है वो दुनिया को देखता है पहली बार केव से निकल के और उसे एक शॉक लगता है, उसी तरीके से अक्सर वो लोग जो चर्च को छोड़ के, या आप कह सकते हो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो बना ही रखे हैं धार्मिक लोगों ने, शरीर समाज संयोग के द्वारा लोगों पे स्थापित कर रखे हैं कि ऐसा तो करना ही है, उसी तरीके से जब एक इंसान जो चर्च या समाज के द्वारा नियमों से बंधा हुआ हमेशा अपने आसपास एक जाल देखता है और उसे तोड़ के पहली बार बाहर निकलने की कोशिश करता है और पहली बार एक नई रियलिटी को एनालाइज करने की कोशिश करता है, तो कुछ उसी तरीके का शौक उसे तब भी मिलता है।
both the freed prisoner and those undergoing faith crisis face resistance upon returning to share their discoveries. तो ये जो दोनों ही पर्सन है, जो फ्रीड प्रिजनर है और एक वो इंसान है जिसको कि फेथ क्राइसिस हो गया था कि भाई चर्च वर्च की या सोसाइटी की चीज़ों को मैं नहीं मानता, अपना जो फेथ है वो मैं खुद देखूंगा। ये लोग बताएंगे, ये जो ठेकेदार है चर्च के, ये मुझे बताएंगे कि मैं अपने गॉड से कैसे कनेक्ट करूं। इन दोनों को ही जो सबसे इनिशियल फेज महसूस होगा वो होगा रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑल अदर हु आर नॉट फ्री। वो सारे लोग कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस शो करेंगे जो कि फ्री नहीं है, जो या तो उस केव में फंसे हुए हैं, जिनको छोड़ करके वो जो फ्रीड पर्सन है केव से भाग के आया है, और साथ में वो भी रेजिस्टेंस शो करेंगे जिनके बीच से ये जो चर्च वाला बंदा है जो पहले बहुत ज़्यादा उन्हीं ठेकेदारों के चक्करों में जो है फंसा रहता था, उन्हीं चर्च के लोगों के समर्थनों के साथ फंसा रहता था, उसको छोड़ के फेथ क्राइसिस उसमें आई और उसने एक नई रियलिटी एक्सप्लोर की। तो ये जो दोनों लोग होंगे ना, इन दोनों को ही बराबर का रेजिस्टेंस मिलेगा और ये वो सबसे पहली चीज़ होगी जो निशानी होगी इस बात की कि अब वो जो है, वो जो कॉन्शियसनेस है वो इग्नोरेंस से एक ऐसे लेवल की तरफ बढ़ रही है जिसकी बात आगे सोक्रेटिस भी करते हैं और प्लेटो ने भी कहीं ना कहीं अपने इस केव में ही की है, जब वो बता रहे हैं द जर्नी ऑफ द कॉन्शियसनेस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज एंड ट्रुथ। So those still in the cave or within the church often reject their insights, perceiving them as threats rather than enlightenment. Point to be noted, my lord. तो वो जो लोग होंगे ना, जो जो अब तक निकल नहीं पाए हैं केव से, उसी जंजाल में फंसे हुए हैं, उसी पुराने ख्याल के साथ उनको लौटना है, मरना है, सड़ना गलना है, वो वाले जो लोग होंगे जो अब तक केव से बाहर नहीं निकल आ पाए हैं और उनको वो जो केव में जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना, जो उन्हीं के शोषण करता उनको दिखा रहे हैं टॉर्च लेके, वो रियल सूरज का रोशनी भी नहीं है जो उसे वो इमेजेस दिखा रहे हैं। तो वो जो लोग होंगे जो फंसे हुए हैं केव में, जो कभी बाहर निकल ही नहीं पाए, और साथ ही साथ वो जो लोग होंगे दूसरे जो चर्च के द्वारा फंसे हुए हैं कि सामाजिक बेड़ियां, कि नहीं ऐसे तो करना ही होता है वरना तुम जो है वो नर्क में सड़ोगे एंड ऑल स्टफ। तो ये जो दो लोग होंगे ना, ये याद रखना, प्लेटो तभी से बता रहे हैं भाई देखो इतने टाइम पहले उन्होंने बताया लेकिन बात अभी भी लग रही है कि टाइमलेस है, इस टाइम में भी वैलिड है और उस टाइम में भी वैलिड थी। तो प्लेटो बता रहे हैं कि अक्सर जब कॉन्शियसनेस अपनी जर्नी पे निकलेगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस टू द पॉइंट ऑफ ट्रुथ टूवर्ड्स द हायर लेवल, तो ये जो दो लोग होंगे ना, ये हमेशा हमेशा बीच में आएंगे और वो लोग जो उस जर्नी में फ्री होके निकल रहे हैं उनके सामने रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि ये थ्रेट है हमारे लिए, ये तो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, देखो ये तो हमें बर्बाद करने आए हैं। तो ये वो घटिया लोग होंगे कि जिनमें पहले तो खुद ही इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इग्नोरेंस के लेवल को छोड़ने की हिम्मत करे, हिमाकत करे और लेवल ऑफ ट्रूथ तक बढ़ने की कोशिश करे या एक जर्नी के टूवर्ड्स बढ़ने की कोशिश करे, एटलीस्ट वो हिम्मत दिखाए। नहीं, वहाँ पे तो उनकी फटेगी, वो तो वहाँ पे तो नहीं आएंगे वो हिम्मत दिखाने। तो ये पहले ही चेतावनी दे के जा चुके हैं प्लेटो, देख लीजिए। अब इसी बात को, ये जो पूरी प्लेटोज एल्गेरी ऑफ द केव है, इसी पूरी टाइमलेस फिलॉसफी को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं प्लेटो के ही गुरु जो कि है सोक्रेटिस हिमसेल्फ। तो आज हम लेंगे उनका एक डायलेक्टिकल कन्वर्सेशन जो कि उनके और उनके किसी शिष्य के बीच में हुआ था। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि सोक्रेटिस के एक्चुअली में कोई राइटिंग्स या टेक्स्ट या बुक्स ऐसे अवेलेबल है नहीं। ज़्यादातर कोई बुक वगैरह या फॉर्मल होता है ना कि टेक्स्ट लिखना या डॉक्यूमेंट करना, ऐसा कुछ सोक्रेटिस ने नहीं लिखा था।
सोक्रेटिस फेमस थे अपने डायलेक्टिकल मेथड्स की वजह से, जो मैंने पहले भी बताया, जिससे सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स भी कहा जाता है ज़्यादातर। तो उसमें वो क्या करते थे कि कन्वर्जेशन करते थे किसी भी एक बंदे के साथ जो उनका शिष्य है, या सिटी में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ किसी के साथ डिबेट हो गई तो वो बातचीत करते थे, कन्वर्स करते थे, और ज़्यादातर यूथ के साथ वो कन्वर्जेशन करते थे। और फिर कन्वर्जेशन में जो बातचीत निकलती थी, जैसे आप पॉडकास्ट भी बोल सकते हो इसे एक तरीके का, ऐसा पॉडकास्ट जो कि कैमरे में नहीं रिकॉर्ड होता था, तो वैसी काफ़ी सारी बातचीत कैप्चर्ड हैं सोक्रेटिस की, जिसके थ्रू आप उनकी फ़िलॉसफ़ी को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक बातचीत को आज हम एनालाइज करेंगे। तो देखिए सोक्रेटिस सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ठीक है, ग्लूकॉन को, कि then my friend Glaucon, this image applies to everything we have been discussing. It compares the visible world to the underground cavern and the power of the sun to the fire that burned in the cavern. ओके तो केवर्न क्या है, ये उसी केव की बात हो रही है। मैं केव बोलती हूँ उसको तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा। ये वही केव की बात हो रही है जो प्लेटो वाला केव है, ठीक है। तो सोक्रेटिस कह रहे हैं कि माय फ्रेंड ग्लूकॉन, ये जो इमेज है ना, अप्लाइज टू एवरीथिंग वी हैव बीन डिस्कसिंग, कि ये जो केव की इमेज है ये एक तरीके से आप पूरी की पूरी रियलिटी में ही लागू कर सकते हैं। हर चीज़ को, रियलिटी में दिखने वाली एक एक चीज़ को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। इट कंपेयर्स द विजिबल वर्ल्ड टू द अंडरग्राउंड केव, कि जो दो पहलू हैं ना ग्लूकॉन, ये जो दो पहलू हैं सच और झूठ के, जैसे कि रियलिटी के क्लियरली दो पहलू हों, दो लेवल हों, ठीक है, द रियल विजिबल वर्ल्ड टू द अंडरग्राउंड केव, जिसे आप व्यवहारिक लेवल और पारमार्थिक लेवल का डिवीजन कह सकते हैं। कि एक तो वो लेवल है जो केव के अंदर ही दिखाई देता है उनको, जो कि कैद में है, और जो दूसरा लेवल है वो कम्प्लीटली फ्री है, जो कि रियल सन जो है वहाँ से दिखाई दे रहा है। जब केव से बाहर कोई फ्री पर्सन जाएगा वो बस उसी को दिखाई दे सकता है, जो कि उस केव को तोड़ने की हिमाकत करेंगे, वहाँ से भागने की हिमाकत करेंगे, तो ना उनको पता चलेगा कि भाई रियल सन क्या होता है। जिसने रियल सन की ताकत कभी देखी ही नहीं, जिसने ज़िंदगी भर जो आग जलती रहती है केव में, पीछे से एक रोशनी आ रही है, उसी की इमेज देखी है, उसको क्या पता कि रियल सन जब प्रोजेक्ट करता है एक रियलिटी तो वो क्या होती है। तो सोक्रेटिस ग्लूकॉन को बोल रहे हैं कि यू वोंट मिसअंडरस्टैंड मी इफ यू कनेक्ट द कैप्टिव्स एसेंट टू द एसेंट ऑफ द सोल टू द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो वो ग्लूकॉन को कह रहे हैं कि हो सकता है अभी तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन तब तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे जब तुम इसी पूरी सिचुएशन को कुछ इस तरीके से एनालाइज करो कि जो कैप्टिव्स एसेंट है, कैप्टिव मतलब कि जिसको कि बंदी बना के रख लिया गया था केव के अंदर, तो इससे अगर तुम इस तरीके से एनालाइज करो कि जो वो कैप्टिव्स एसेंट है उसे अगर तुम कंपेयर करो टू बी द एसेंट ऑफ द सोल टू द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। क्योंकि अब सोक्रेटिस को आत्मा वर्ड तो पता नहीं था कि भाई उपनिषद वाली आत्मा कौन सी है। उपनिषद की आत्मा मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि वो एक कनेक्टेड कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और उस पूरी चीज़ को आत्मा कहते हैं, राइट। ये मैं बता चुकी हूँ बहुत बार अपने वीडियो में। तो यहाँ पे जिस सोल की बात कर रहे हैं सोक्रेटिस, वो भले वो वाली आत्मा नहीं है जो वो उपनिषद वाली आत्मा को बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो इंसान के अंदर कि एक वो स्पिरिट होती है, उसका जो सोल होता है, जो कि कनेक्टेड होता है उस पूरे कॉन्शियसनेस से, जो कि ऊपर बढ़ना चाहता है, जो कि अपनी जर्नी को वहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहता जहाँ तक उसके जो बंदी बनाने वाले हैं उन्होंने उसको जो है सीमित कर रखा है। तो उस सोल की एसेंशन की बात कर रहे हैं टू एन इंटेलिजिबल वर्ल्ड। अब ये जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है तो ये सोक्रेटिस बहुत जगह पे यूज़ करेंगे आगे भी। तो इंटेलिजिबल वर्ल्ड से यहाँ पे सोक्रेटिस का मतलब है पारमार्थिक लेवल, ठीक है। क्योंकि अगर आप रियलिटी को देखें तो भले ही ठीक है, एक रियलिटी है कि हाँ हम जी रहे हैं और हमें वही चीज़ें करनी पड़ती है जो कि सब कर रहे हैं,
लेकिन जैसा कि सोक्रेटिस बता रहे हैं या जैसे प्लेटो ने भी बताया कि एक जर्नी टुवर्ड्स दैट ट्रुथ है ना, फ्रॉम इग्नोरेंस टुवर्ड्स दैट ट्रुथ, वैसे ही सोक्रेटिस बता रहे हैं उसी जर्नी को सोल के असेंशन के साथ कंपेयर करते हुए कि ग्लोकोन तुम इसे ऐसे देखो कि सोल है जो एक ऐसी जर्नी पे है अभी ही, ऐसा नहीं कि मरने के बाद, यहाँ पे कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि मरने के बाद किसी आत्मा की जर्नी की बात हो रही है, नहीं। जिस इंटेलिजिबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं सोक्रेटिस, वो जीते जी ही फ्री होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि केव से छूट के भी वही इंसान जा पाएगा जो जिंदा होगा, जो फ्री होगा। तो इसी वर्ल्ड में रहते हुए भी एक ऐसे इंटेलिजिबल वर्ल्ड में सोल की जर्नी की बात कर रहे हैं सोक्रेटिस, जो सबके बीच में रहते हुए भी सबके लेवल से काफ़ी ऊपर है। क्योंकि एट द एंड तो हम सब अपने चेतना में ही जीवित रहते हैं, ठीक है, चेतना में ही जिंदा रहते हैं, कॉन्शियसनेस में ही जिंदा रहते हैं। चाहे वो वेदांत हो या सोक्रेटिस हो, वो दोनों ही कहीं ना कहीं इसी वर्ल्ड में जिंदा रहते हुए एक ऐसे लेवल की बात कर रहे हैं जिसे आदि शंकराचार्य ने पारमार्थिक कह दिया, और अगर आप सोक्रेटिस की मानोगे तो वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड कह रहे हैं, या जैसे प्लेटो कह रहे थे कि आप उसे ट्रुथ का लेवल कह सकते हैं, जो आप ही की कॉन्शियसनेस ले रही है, अपने ही अंदर एक तरीके से बढ़ रही है, असेंशन कर रही है, और सबके बीच रहते हुए भी सबसे एक तरीके से गैर हो गई है। सबको लग तो रहा है कि आप यहाँ हैं, पर वो कहीं और ही पहुँच गई है, क्योंकि जिंदा तो सब अपनी चेतना में है ना। So this is how I believe, and I shared it at your wish. Though heaven knows whether it is at all true, regardless, it appears to me that in the realm of what can be known, the idea of the good is discovered last of all, and it only perceived with great difficulty. तो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, मैं ये थ्योरी तुम्हारे सामने रख तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग इससे कितना सच मानेंगे नहीं मानेंगे, हो सकता है उन्हें लगे कि मैं जो भी कह रहा हूँ मैं इनसेन हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लोगों को लगता है कि हाँ, कोई हेवन है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस लेवल ऑफ हेवन, जिस हेवन लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे सोक्रेटिस, वो जिंदा रहते हुए ही पॉसिबल बता रहे हैं, सबके बीच रहते हुए ही पॉसिबल बता रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में पॉसिबल बता रहे हैं। और जो लोग हैं जो उसी केव में फंसे हुए हैं, वो कभी भी इस आइडिया ऑफ गुड को पहचान ही नहीं पाएंगे। शायद उनको लगेगा कि आइडिया ऑफ गुड ये तो लास्ट होता है, वो होता है ना कि गुड पीपल फिनिश लास्ट। तो यहाँ पे जो हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं जिसे सोसाइटी ग्लैमराइज करती है, उनको तो यही लगेगा कि जो गुड पीपल है दे फिनिश लास्ट। But when it is seen, it leads us directly to the finding that it is the universal cause of all that is right and beautiful. लेकिन सोक्रेटिस कह रहे हैं कि भले ही लोगों को कितना भी लगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ अनट्रू, कितना भी लोग ये क्यों ना बोल ले, लेकिन सच तो यही है कि अगर सच में उस रास्ते में चला जाए, सच में अगर सोल का एसेंशन हो जाए उस रास्ते में, सच में अगर आपकी कॉन्शियसनेस जो है उस रास्ते में एसेंशन करने लगे, तो जिसने एसेंशन किया बस और बस उसको ही पता चल सकेगा कि वास्तव में, एक्चुअल में जितना भी गुड है, ट्रू है, ब्यूटी है जो आप देखते हैं आसपास, जो खूबसूरती आप देखते हैं आसपास, उसका भी सोर्स बस और बस केवल वही एकमात्र है। तो इसीलिए वो जो ब्यूटी है उसका एहसास भी बस उसी को हो सकता है सबसे पहले, जो उस एसेंशन के लिए राज़ी हो और उस केव से बाहर निकलने की हिम्मत करे। It is the source of visible light. It is the source of visible light. And the master of the same. कि ये एक तरीके से उस विजिबल लाइट का सोर्स भी है जो इस दुनिया को प्रकाशित कर रही है, और साथ ही साथ वो मास्टर भी है जो उस लाइट को पैदा कर रही है।
और उन सबको उस लाइट से रूबरू भी करा रही है जो उसकी तरफ बढ़ने की हिमाकत करे, हिम्मत दिखाए। तो एक तरीके से वो लाइट खुद भी वही है, और जो उस लाइट का मास्टर है वो भी बस एकमात्र वही सोर्स है। एंड इन द इंटेलिजिबल वर्ल्ड इट इज़ द मास्टर ऑफ ट्रुथ एंड रीज़न। और एक बार फिर जो उस इंटेलिजिबल वर्ल्ड में पहुंच गया, तो फिर वो जो सोर्स है वो ही फिर वो मास्टर भी है जो उसे नचाएगी, और वो ही फिर वो रीज़न भी बन जाएगी जहाँ तक वो पहुँचेगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये कैसा वर्ल्ड है। हूँ तो मैं अपनी रियलिटी में ही जहाँ पे मैं पहले था, लेकिन फिर भी ये कौन सा इंटेलिजिबल वर्ल्ड है जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। ये कौन सी ब्यूटी है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और ये कौन सा मास्टर है जो मुझे नचा के यहाँ तक ले आया है, एक तरीके से मेरी नियति तक पहुँचा दिया है, कि जो मैं बनना ही चाहता था, जो मैं था ही पहले से, ऐसा लग रहा है कि मैं घर आ गया हूँ वापस। तो उससे इंटेलिजिबल वर्ल्ड फिर बता रहे हैं सोक्रेटिस। And whoever in private or in public would behave in a sensible way will keep this idea in focus। और साफ साफ कह रहे सोक्रेटिस, देखिए कि whoever in private or in public, कि चाहे आप प्राइवेट में अपने मन ही मन में उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या पब्लिक में डिक्लेयर करके करें, तो जो भी उस सत्य को चुन लेगा, जो भी उस एसेंशन को चुन लेगा, कंसेंट दिखा देगा, उस एसेंशन के प्रति एक कंसेंट दिखा देगा, वो डेफिनेटली विल बिहेव इन अ सेंसिबल वे, विल कीप दिस आइडिया इन फोकस। वो फिर ऐसे ऐसे सेंसिबल वेज में बिहेव करेगा इस आइडिया को फोकस में रख के, ताकि वो जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है वो और खुद को एक्सप्रेस कर सके। एक तरीके से वो जो एसेंशन उसे मिला है वो उसे छोड़ने नहीं वाला, वो हमेशा उसको फोकस में रखेगा, ताकि अपना जो घर उसे मिला है, ये जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड उसे मिला है, इससे वो थाम के रख सके। तो इसीलिए उसे फोकस करके एक तरीके से चलना पड़ेगा, एक सेंसिबल वे में चलना पड़ेगा, क्योंकि उसे अच्छे से दिख गया है कि इंटेलिजिबल वर्ल्ड आखिर है क्या। वो जो चस्का है उस इंटेलिजिबल वर्ल्ड का, वो उसने कहीं ना कहीं चख लिया है। तो ग्लोकोन देखिए, इतना सब सुनने के बाद ग्लोकोन क्या कह रहे हैं, हाँ आई एग्री टू द एक्सटेंट आई कैन मैनेज टू अंडरस्टैंड, कि हाँ थोड़ा तो समझा मुझे, जितना समझा उतना मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक है सोक्रेटिस, आपने बहुत समझाया, लेकिन जितना मुझे समझ आया उतना तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि हाँ आप सच बोल रहे हो। अब देखो क्या कह रहे सोक्रेटिस, स्टे विथ मी देन फॉर अनदर थॉट। We should not be surprised that individuals who have reached this level might be unwilling to spend their time on mundane affairs। तो सोक्रेटिस बोल रहे हैं कि थोड़ा और सुन लो मुझे ग्लोकोन, और फिर तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि एक बार जिसने ये सुन लिया, एक बार ये शब्द जिसके कान में पड़ गए, अब जो बाकी के मुंडेन अफेयर्स होते हैं ना, ये छोटे खोखले घटिया सामाजिक, सो कॉल्ड सामाजिक, अब जिसने इंटेलिजिबल वर्ल्ड को चख लिया, उसे क्या वापस केव में कोई डाल पाया है, उसे क्या कोई बंदी बना पाएगा। But one who has his wits about him would remember that there are two things that pain the eyes: being brought from darkness to light and transitioning back from light to darkness। Wow! तो साफ साफ कह रहे हैं सोक्रेटिस, देखिए चेतावनी दे रहे हैं कि एक बार जिसने विटनेस कर लिया भाई, एक बार इंटेलिजिबल वर्ल्ड को देख लिया, समझ लिया, तो उसको ये तो ज़रूर पता चल जाएगा कि दो ही चीज़ें जो आँखों में दर्द जो है देती हैं, दो ही चीज़ें जो आँखों का दर्द बनती है। पहला, बीइंग ब्रॉट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। पहला, जब आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाया जाता है तब बहुत पेन होता है। तो पहला पेन तो तब होता है, लेकिन याद रखिएगा, फिर बोल रहे हैं सोक्रेटिस ग्लूकोन को, लेकिन याद रखिएगा कि फिर जो दूसरा पेन होता है वो भी फिर मत भूलिएगा, जो कि होता है तब जब आपको एक बार लाइट दिखा दिया, उसके बाद डार्कनेस में धक्का देने के बाद फिर होता है।
तो सोक्रेटिस बोल रहे हैं कि दो ही तरह के पेन हो सकते हैं। देखो भाई, एक तो जब आपको डार्कनेस से निकाल के लाइट की ओर लेके जाया जाए तब आप पहले बहुत आनाकानी करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, ये क्या देख लिया मैंने। लेकिन अगर वापस चले गए डार्कनेस में, लाइट को धोखा दे दिया, तो जो दूसरा पेन होगा वो फिर और घटिया होगा और वो तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। और वो ये कि लाइट को देख लेने के बाद जब डार्कनेस में कैद कर लिया जाए वापस से, तो वो वाला जो पेन होगा वो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। Now, considering that the soul experiences the same discomfort, this man would not make light of another when he met with a confused soul. He would take the time to understand if that soul was coming from a luminous realm and his eyes were blinded by darkness, or whether journeying from the darkness of ignorance into an illuminated state. तो अब ये जो पर्सन होगा जिसने चख लिया है लाइट को, इंटेलिजिबल वर्ल्ड के सूरज को देख लिया है एक तरीके से, अब वो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की संगति भी चुनेगा जो कि उस लाइट की तरफ आना चाहते हैं। फिर सोक्रेटिस कह रहे हैं कि वॉट एवर मैसेज नाउ सिग्निफाइज इज दैट द एबिलिटी एंड मीन्स ऑफ लर्निंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सोल, as the eye could not turn from darkness to light unless the whole body moved. So it is that the mind can only turn around from the world of becoming to that of being by a movement of the whole soul. कि कहीं ना कहीं जो मेरा मैसेज सिग्निफाई करता है, सोक्रेटिस कह रहे हैं कि ये जो एबिलिटी है एसेंशन की, किसी भी सोल के एसेंशन की, वो पहले से ही मौजूद होती है हर इंसान में मौजूद होती है। ये वो चाहत है जो हर उस लाइट लवर के अंदर पहले से मौजूद होती है, डे वन से मौजूद होती है, जब से उसने जन्म लिया, जब से उसने पृथ्वी को देखा। इट्स जस्ट कि उन्हें कोई वो संगति नहीं मिली थी, एक एग्जाम्पल नहीं मिला था जो उन्हें बता दे कि तुम भी वही हो जो रोशनी की तरफ जाने के लिए बने हो, बस तुम अभी डार्कनेस में फंसे हुए हो। इट्स जस्ट कि जब उन्हें ऐसा कोई दिख जाता है जो कि रोशनी की ओर बढ़ रहा है या जिसे रोशनी ने छू लिया है, तो एक तरीके से वो ट्रिगर पॉइंट क्रिएट हो जाता है और फिर उसको भी वापस से अपनी याद आ जाती है कि यार ये तो मैं भी हूँ, मेरी भी सोल तो यही चाहती है, यही एसेंशन तो मेरी सोल हमेशा से चाहती थी। As the eye could not turn from darkness to light unless the whole body moved. जो आंखें हैं वो डार्कनेस से लाइट में तब तक नहीं जा सकती जब तक आप पूरी बॉडी को ही चलवा के लाइट की ओर ना लेके जाए, है ना। अब अगर लाइट सोर्स है जो कहीं दूर है, ठीक है, और आंखें जो हैं आपकी अभी डार्कनेस में है जो कि लाइट से दूर है, तो बस आंखों से इमेजिन करके तो आप लाइट की तरफ नहीं बढ़ सकते ना। ये तो फिर कल्पना हो जाएगी, इमेजिनेशन हो जाएगा, है ना, काल्पनिक लेवल हो जाएगा। ये पारमार्थिक लेवल नहीं होगा, जो रियल लेवल है वो नहीं होगा। उसी तरीके से माइंड भी काम करता है, जो कि बस टिट्स एंड बिट्स में नहीं काम करेगा कि हाँ थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा कर लिया, नहीं। पूरे के पूरे सोल को ही, पूरी पूरी एग्जिस्टेंस को ही एक तरीके से मुट्ठी की तरह उस चीज़ में लगना पड़ेगा पारमार्थिक लेवल तक पहुंचने के लिए, जो आपका सब्जेक्टिव इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, जिसके लिए आप बने हुए हो, जो नियति है आपकी, वहाँ तक पहुंचने के लिए पूरी की पूरी सोल को ही काम करना पड़ेगा, पूरे एग्जिस्टेंस को, पूरी कनेक्टेड कॉन्शियसनेस को जो आपसे जुड़ी हुई है सब्जेक्टिवली, एक एक चीज़, हर उस पूरे लेवल को ही काम करना पड़ेगा। तभी वो मुट्ठी की तरह एक पुश आएगा उसमें और वो पारमार्थिक लेवल तक अपना एसेंशन जो है वो करेगी। The soul must learn by degrees to endure the contemplation of being and the luminous realms. This is the good agreed. क्योंकि वो जो ल्यूमिनस रेल्म्स जिसकी सच्चाई उसने देखी है ना, चखी है ना, वहाँ तक खुद को पहुँचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए कि वो वहीं रहे और एसेंशन हो उसका, नीचे तो नहीं ही आए, वहीं रहे और एसेंशन करे। तो एक तरीके से उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूरी सोल को ही होलिस्टिकली एक साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो एक एक चीज़ जुड़ी हुई है आपके अस्तित्व के साथ, सबको एक तरीके से मोड़ना पड़ेगा। Therefore, of this matter itself, there must be a craft of some kind,
which would be a most efficient and effective means of transforming the soul. कि कोई क्राफ्ट, ऐसी क्राफ्ट जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सोल से, जिस पे काम करना चाहती हो सोल, एक तरीके से यज्ञ, जो भगवत गीता का यज्ञ है ना, कि यज्ञ में आहुति देना, कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सब को एक ऐसे यज्ञ में, एक ऐसे क्राफ्ट में आहुति दे देना कि जो जितने निचले लेवल हैं आपकी कॉन्शियसनेस के, वो एक तरीके से ईंधन की तरह, है ना, फ्यूल की तरह उसमें लग जाएं, और फिर जो क्राफ्ट बाहर निकल के आए, वो क्राफ्ट ही वो कारण बन जाए पूरी की पूरी सोल के एसेंशन का। क्योंकि ये वो एसेंशन है जो इकलौता ईगो नहीं कर सकता, कि भाई ईगो ने देख लिया, एनालाइज कर लिया और फिर उसने कर लिया। नहीं, ईगो को एक तरीके से अपने पूरे प्रोजेक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। कि ईगो तो प्रोजेक्टर है, ठीक है, चलो प्रोजेक्टर है माइंड का, और वो प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर उन सारी चीज़ों को वो फ्यूल बना के किसी क्राफ्ट में डालेगा ही नहीं, तो वो बेहतर फिर कैसे होगा। एट द एंड तो ईगो का ही एसेंशन है ना जो करना है, ईगो को बेटर बनाना है। ये जो सोल है जो एसेंशन के लिए मचल रही है, वो तो ईगो का ही एसेंशन है एट द एंड। तो जब तक ऐसा कोई क्राफ्ट नहीं होगा जिससे इतना प्रेम है ईगो को कि वो लवर बन गई है, वो क्राफ्ट एक तरीके से उसकी लवर बन गई है, प्रेम हो गया है उस क्राफ्ट से उसे, तब तक फिर वो अपना एसेंशन भी नहीं कर पाएगा। यू आर गेटिंग? क्योंकि कुछ तो चाहिए ना आहुति में डालने के लिए, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना यज्ञ में आहुति बनाने के लिए, तभी तो वो ईगो जो है फिर जो आहुति का रिजल्ट आएगा उसके थ्रू खुद को एसेंशन होते हुए देख पाएगा, वरना उसे पता भी कैसे चलेगा कि एसेंशन हुआ है। तो इसीलिए फिर सोक्रेटिस बोल रहे हैं कि देयरफॉर देयर मस्ट बी अ क्राफ्ट ऑफ सम काइंड which would be a most efficient and effective means of transforming the soul. जी हाँ, कि फिर वो बस वो क्राफ्ट ही हो सकता है एक, जिसके थ्रू एक तरीके से ये जो सोल है अपनी पूरी एसेंशन की जर्नी करने के लिए एक तरीके से उस क्राफ्ट को यूज़ करके आहुति डाल सके यज्ञ में, जो वो कर्म बन जाए आपका जो हर प्रेजेंट मोमेंट में बेहतर 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 होता जाए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।